शर्मा के साथ। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में कैसे पटना और मुंबई की पुलिस, महाराष्ट्र और बिहार की सरकारें आमने सामने आ गई हैं। तकरार है, टकराव है। मुंबई पुलिस का कहना है कि उन्होंने कानूनी राय ले ली है। इस केस से बिहार पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। यह मामला पटना पुलिस की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। बिहार पुलिस का कहना है कि सुशांत के पिता पटना में रहते हैं, बूढ़े हैं, असहाय है। उन्होंने पटना पुलिस से शिकायत की है, इसलिए मामला पटना पुलिस के अंडर है और वो इस केस की जांच कर सकती है। मुंबई पुलिस कहती है कि पटना पुलिस को सुशांत के पिता की शिकायत पर दर्ज एफआईआर को मुंबई पुलिस को ट्रांसफर कर देना चाहिए, हम जांच करेंगे। जबकि सुशांत के पिता का कहना है कि उन्हें मुंबई पुलिस पर रत्ती भर भी यकीन नहीं है। यह आज उन्होंने वीडियो जारी करके कहा। पटना पुलिस का कहना है कि उनकी जांच में पता चला कि सुशांत के अकाउंट में 4 साल के दौरान 55 करोड़ रुपए आए और 53 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। यह कैसे संभव है? मुंबई पुलिस की बात सुने तो वो कहते हैं कि सुशांत के अकाउंट में कुल 18 करोड़ आए, जिनमें से 4 करोड़ अभी भी उसके अकाउंट में है। पैसे के हेर फेर के, पैसे को इधर उधर करने के कोई सबूत मुंबई पुलिस को नहीं मिले। चूंकि पटना पुलिस और मुंबई पुलिस के बीच जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, इसके कारण जबरदस्त कंफ्यूजन है। लोग सच जानना चाहते हैं। और आज बात इसलिए बढ़ गई क्योंकि मुंबई में कल देर रात पटना पुलिस की टीम को लीड करने मुंबई पहुंचे आईपीएस अफसर, पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी को बीएमसी की टीम ने 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया। सिर्फ क्वारंटीन नहीं किया, आईपीएस अफसर के हाथ पर क्वारंटीन की मोहर भी लगा दी। उसके बाद मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की नीयत पर कई सवाल खड़े हुए। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने तो यहां तक कहा कि मुंबई पुलिस ने पटना के सिटी एसपी को होम क्वारंटाइन नहीं किया बल्कि हाउस अरेस्ट किया है। यह सब जांच को रोकने के लिए जानबूझकर किया जा रहा है। गुप्तेश्वर पांडे खफा है। उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को फोन करके बात करने की कोशिश की थी और आज चैलेंज किया। कहा कि अगर वाकई में मुंबई पुलिस ने नियमों के तहत काम किया है तो बिहार पुलिस को लिख कर दें कि पटना पुलिस को सुशांत की मौत के मामले में दर्ज एफआईआर की जांच करने का हक नहीं है। मुंबई पुलिस इस केस से जुड़ी जानकारी और दस्तावेज पटना पुलिस को नहीं देगी, यह उसने साफ कह दिया है। मुंबई पुलिस का कहना है कि पटना पुलिस को यह कागज मांगने का कोई हक नहीं है। लेकिन गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि मुंबई पुलिस इस तरह के काम न करे, पुलिस का अपमान न करे। और इस वक्त गुप्तेश्वर पांडे हमारे साथ में हैं। पांडे जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की बात में। कल तक मैं आपकी बात सुन रहा था, आप कह रहे थे कि मुंबई की पुलिस बहुत प्रोफेशनल है, बहुत अच्छा काम करती है। आज ये तकरार और टकराव क्यों? मैं एकदम बताता हूँ, हमेशा तारीफ करता रहता हूँ मुंबई पुलिस की। तो मैंने सेवरल टाइम्स अभी 3 दिन से मैं बोल रहा हूँ, कई लोगों से कई जगह, हर माध्यम से हर जगह यही बोला है। मुंबई के डीजीपी की मैंने तारीफ की कि ऑनेस्ट हैं और सिंसियर हैं, इम्पार्शियल हैं और बड़े प्रोफेशनल अधिकारी हैं। हमारे 2 साल सीनियर भी हैं, मैं उनको जानता हूँ। उसी तरह से मैंने मुंबई के सीपी जो हमसे जूनियर हैं, हमसे कनीय पदाधिकारी हैं, मैं उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें मैंने की कि ही इज ऑल्सो ए वेरी गुड ऑफिसर। सब दोनों की तारीफ की, आज भी कर रहा हूँ। मुझे कोई व्यक्तिगत कोई शिकायत नहीं है। लेकिन इस बात का दुख है कि आप बताइए, आप आज ये पीसी करके बोल रहे हैं हमने आज कानूनी राय ली। हमारे लोग तो 1 सप्ताह पहले चले गए थे। उस दिन आपने क्यों कानूनी राय नहीं ली? हमारे लोग तो घूम रहे हैं, जगह जगह स्टेटमेंट ले रहे थे। आपको कानूनी राय लेने में इतनी देर हो गई? कानूनी राय आपने तब ली जब हमारे एक आईपीएस अफसर को आपने हाउस अरेस्ट कर दिया। वो हमारा जो अधिकारी गया वो तो सूचना दे करके गया। हमने रिटेन, हमारे एसएसपी आपको राइटिंग में कम्युनिकेट करता है कि इस काम से ये अधिकारी जा रहा है टीम का नेतृत्व करने, आपके साथ कोऑर्डिनेशन करने, इसको आईपीएस मेस में कमरा चाहिए, इसको गाड़ी चाहिए। और बात करता है, आपका डीसीपी कहता है हम कमरा नहीं दे सकते, आप आईजी हेडक्वार्टर से बात करिए। और ये सब रिकॉर्ड पर जो बातें हैं वो बता रहा हूँ। आईजी हेडक्वार्टर को पटना का सीनियर एसपी 10 कॉल करता है, वो फोन नहीं उठाते हैं, आईपीएस मेस में कमरा नहीं मिलता है। ये हमारा
अधिकारी वहां जाता है, अपने व्यक्तिगत संबंध के आधार पर किसी संपर्क करके किसी अतिथि गृह में, किसी गेस्ट हाउस में कमरे की व्यवस्था करता है। उसके बाद में फिर मुंबई का वो बांद्रा का डीसीपी 7 बजे शाम को हमारे सीनियर एसपी को फोन करता है, अरे आईपीएस में इसमें कमरा नहीं मिला क्या? बोलता है नहीं मिला। तो तुम्हारा अफसर ठहरा कहाँ है? गुड फेथ में हमारा सीनियर एसपी बता दे मेरा अफसर यहाँ ठहरा है। और जैसे बताता है वहां बीएमसी का ऑफिशियल धमक जाते हैं और कहते हैं आपको क्वारंटाइन करेंगे जी, आपको क्वारंटाइन करेंगे। हाथ में मुहर मारते हैं रात को 11 बजे और कहते हैं आप निकल नहीं सकते, आप बाहर जा नहीं सकते, आप क्वारंटाइन है। ये क्या है? अगर आपको कहना है कि हमारे जुरिस्डिक्शन, हम तो कह रहे हैं आप बताइए, बूढ़ा बाप है, लाचार है, बीमार है और उसके साथ अन्याय हुआ है, हम कहते हैं ये क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन का भी मामला है ना, एफआईआर पढ़िए। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का भी मामला है ना, ये आप एफआईआर पढ़िए। इम्बेजलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का भी मामला है ना, एफआईआर पढ़िए। तो उसका नेचुरल हेयर कौन, उत्तराधिकारी कौन है? वो तो शादीशुदा आदमी नहीं है, उसकी पत्नी नहीं है और उसकी माँ भी नहीं है और उसकी बहनें तो शादीशुदा हैं, अपने अपने घर परिवार, उनकी अपनी दुनिया है। तो उसके परिवार में उसके पिता के अलावा है कौन? तो उसका अधिकारी कौन हुआ? अगर उसका पैसा है, मकान है, प्रॉपर्टी है, तो उसका लीगल हेयर कौन हुआ? हेयर कौन हुआ? उसका उत्तराधिकारी उसका बाप जी। तो उसके बाप के प्रॉपर्टी को आप बता रहे हैं 4 साल में 55 करोड़ रुपए आते हैं, 53 करोड़ रुपए निकल जाते हैं। तो जांच तो करना पड़ेगा ना, किस लाइबिलिटी के अगेंस्ट ये पेमेंट हुआ? उसने घर नहीं खरीदा, मकान नहीं खरीदा, दुकान नहीं खरीदा, प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, कहीं इन्वेस्टमेंट का कोई सबूत नहीं है। तो 55 में से 53 करोड़ रुपए कितने गए? और एक साल में 17 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में आए, उसमें से 15 करोड़ रुपए निकल गए। तो किस लाइबिलिटी के अगेंस्ट पेमेंट हुआ? वो कहां गया, किस अकाउंट में गया, क्या उसने खरीदा, क्या उसने बिजनेस किया? ये जनता को जानने का हक है, इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है। और आप कह रहे हैं 18 करोड़ रुपए की बात, जैसे मैंने आपसे सुनी 18 करोड़ रुपए कह रहे हैं मुंबई पुलिस के 18 ही करोड़ रुपए और 4 करोड़ अकाउंट में है। तो फिर भी मैं कह रहा हूं कि ठीक है 18 करोड़ हैं आए और 4 करोड़ हैं, तो वो 14 करोड़ कहां है? उसने कोई मकान खरीदी, दुकान खरीदी, गाड़ी खरीदा, कहीं इन्वेस्ट किया, कहां गए पैसे, किस अकाउंट में गए, कौन उसका अकाउंट ऑपरेट करता था, किसके पास ये पासपोर्ट था, कौन लोग उसको घेरे हुए थे? ये सब अनुसंधान का विषय है। तो ये पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन तो पटना में पीड़ित के पिता के पास भी है ना, पिता के पास पार्शियल, क्योंकि वो लीगल उत्तराधिकारी हैं, वो पीड़ित हैं, वो जाकर के मुंबई में इतने बड़े बड़े लोगों के खिलाफ मुकदमा लड़ सकते हैं। पांडे जी, उनका कहना है कि जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के लोग थे, शुरुआती दिनों में मुंबई पुलिस उनसे बात की थी, उन्होंने तो इस तरह की कोई शिकायत नहीं की। उनका इल्जाम है कि बिहार में पुलिस ने सिखा पढ़ा करके इस तरह की एफआईआर करवाई है। अच्छा, हम आपको बताते हैं भैया, हम एकदम इम्पार्शियल बता रहे हैं। आप देश के सबसे बड़े पत्रकारों में से एक हैं, आपको पूरा देश सुनता है, आपको पूरा देश जानता है। मैं बता रहा हूं 25 फरवरी को सुशांत के परिवार के लोगों ने बांद्रा डीसीपी के यहां शिकायत की थी नहीं कि गलत लोगों के बीच के संगत में गलत लोग हमारे बेटे को घेरे हुए हैं, सुशांत को घेरे हुए हैं, इसकी जान को खतरा है, और डिनाई कर दे मुंबई पुलिस की इस तरह की शिकायत नहीं की गई थी। मैं पूछता हूं कि इस शिकायत पर क्या जांच की गई, क्या एक्शन लिया गया? और जब ये घटना हो गई उसके बाद भी उसके लोग कह रहे हैं कि भाई हमने 25 फरवरी को ये शिकायत करी थी कि हमारे गलत लोगों से ये घिरा हुआ है, उस पर आपने जांच नहीं की इसलिए घटना हो गई। अब जब घटना हो गई तो उनको पकड़िए ना, जिनके बारे में मैंने आपको 25 फरवरी को सूचना दिया था। तो वहां आप पूछ ही नहीं रहे, आप नोटिस देकर किसको बुला रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, इसको बुला रहे हैं, उसको बुला रहे हैं। हमारे कहने का मतलब है, अगर आपको मेरे जुरिस्डिक्शन पर डाउट है, आप रिया चटर्जी की बात कर रहे हैं, उसकी भाषा में बोल रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोल रहे हैं कि पटना पुलिस का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये मुंबई पुलिस को करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट उसकी हियरिंग करेगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा, हम पालन करेंगे। लेकिन आप उसकी भाषा क्यों बोलने लगे कि पटना पुलिस का जुरिस्डिक्शन नहीं है? आपको तो पता है कि पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन यहां भी होता है, क्योंकि उसके पिता पटना में रहते हैं, वो लीगल उसके उत्तराधिकारी हैं, नेचुरल उत्तराधिकारी हैं, तो उनका नुकसान हुआ है, उनके साथ ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, उनके साथ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हुआ है, उनके प्रॉपर्टी का इम्बेजलमेंट हुआ है, तो वो पीड़ित हैं तो एफआईआर नहीं करेंगे। तो पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन तो पटना भी है, और फिर भी आप नहीं मानते हैं सर। तो आप बुला करके बोल देते ना कि हम आपको नहीं करने देंगे, आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है, हाथ जोड़ते हैं, आप वापस चले जाइए, हम वापस आ जाते। आप उसको तो क्वारंटीन करके, आप उसको हाउस अरेस्ट करके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार बोले ना। एक बार भी हमको बोल देते कि आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देंगे, मुंबई में नहीं घुसने देंगे, हम नहीं जाते। ये जो चार अफसर आपके कई दिन से मुंबई में हैं,
उनको मुंबई पुलिस से कुछ कागजात, कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ सहयोग मिला है कि नहीं मिला? नहीं मिला सर, नहीं मिला, नहीं मिला। हम तो कह रहे हैं कि एफएसएल रिपोर्ट आपके पास है, पीएम रिपोर्ट आपके पास है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट आपके पास है, सीसीटीवी का फुटेज आपके पास है, और वहां की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सब आपके पास है। 44-45 आदमी को आपने इंट्रोगेट किया, क्या सवाल किया, क्या जवाब आया, क्या उसमें से तथ्य आया, वो सब जानकारी आपके पास है। आप इतना रहस्य क्यों बनाए हुए हैं, उसको छुपाए क्यों हुए हैं? आपको पटना पुलिस पर के जुरिस्डिक्शन पर डाउट है, आज आप लीगल ओपिनियन को ले रहे हैं। एक सप्ताह पहले से हमारी टीम गई है, उसी समय टीम को बुलाते और बोलते बाबू आपका लीगल जुरिस्डिक्शन नहीं है, हम आपको कुछ नहीं देंगे, आप यहां से चले जाइए, हम आपको नहीं जांच करने देंगे। देखिए पांडे, मैं आपसे एक दो चीजें बड़े साफ आपसे पूछना चाहता हूं, और क्योंकि आप तो हमेशा से बेबाकी से बात करते हैं। मुंबई पुलिस कह रही है कि जिस 25 फरवरी की लिखित शिकायत की बात आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लिखित शिकायत नहीं थी, एक व्हाट्सएप मैसेज आया था, और वो मैसेज भी सुशांत के पिता नहीं बल्कि उसके जीजाजी ने भेजा था। ये व्हाट्सएप मैसेज पर कहा गया था, तो उसको पुलिस शिकायत कैसे माने? कौन उसके जीजाजी कौन है? आप सर उनको पूछिए कि जीजाजी कौन है उसके। जीजाजी खुद आईपीएस अधिकारी हैं, वो खुद एडीजी रैंक के पदाधिकारी है। तो एक पुलिस अफसर एडीजी रैंक का, जो जिस रैंक के आपके पुलिस कमिश्नर मुंबई के हैं, उन्हीं के आसपास के रैंक के वो पदाधिकारी हैं। जब एक पुलिस पदाधिकारी जो एडीजी रैंक का पदाधिकारी है, एक डीसीपी को एक मैसेज देता है, व्हाट्सएप पर पूरा चार्ट है, वो मैसेज देता है कि भाई ये आदमी को खतरा है, ये गलत आदमी से घिरा हुआ है, तो आपकी क्या मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? आप एफआईआर, अपनी शिकायत व्हाट्सएप से कर सकते हैं, ईमेल से कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके चैम्बर में आकर के आपसे शिकायत की जाए, ये भी जरूरी नहीं है कि लिख करके शिकायत की जाए। आप अगर हमको व्हाट्सएप पर बोलते हैं कि पांडे जी मैं बिहार आया हूं, इस होटल में ठहरा हुआ हूं, और व्हाट्सएप आप बोलते हैं कि मेरी जान पर खतरा है, मैं कुछ न करूं, और कल आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, तो मुझे तो डिसमिस कर देना चाहिए। मैं ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सूचना किसी माध्यम से प्राप्त हो, मेल से प्राप्त हो, व्हाट्सएप से प्राप्त हो, फोन से प्राप्त हो, लिखित प्राप्त हो, औपचारिक रूप से प्राप्त हो, अनौपचारिक रूप से प्राप्त हो, पुलिस अफसर का ड्यूटी है कि उसकी जांच करे। क्या जांच किया इन्होंने? क्यों नहीं किया? और आज जब घटना हो गई तो उन लोगों के बारे में जिसके बारे में उन्होंने सूचना दी थी, उनसे तो पूछते। 50 दिन से, और हमारा अफसर जाएगा, आप उसको हाउस अरेस्ट कर दीजिए। 50 दिन से मुंबई पुलिस काम तो कर रही है, बहुत सारे लोगों को बुलाया, इंटरोगेट किया। रिया चक्रवर्ती के बारे में उन्होंने कहा कि 3 बार उनसे पूछताछ कर चुके हैं और वो लगातार संपर्क में है। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं सर, हमने कभी आज तक मुंबई पुलिस की नीयत पर संदेह नहीं किया, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। लेकिन पूरे देश में मैसेज क्या जा रहा है, संदेश क्या जा रहा है, आप बताइए। मैं नहीं आरोप लगा रहा हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं कि हमको किसी भी स्थिति में कोई कारण नहीं है डाउट करने का वहां के पुलिस कमिश्नर पर, वहां के डीजीपी पर, हमको नहीं है, हम नहीं कर रहे हैं, हमारा व्यक्तिगत कोई मामला भी नहीं है। लेकिन देश में मैसेज क्या जा रहा है? एक आईपीएस अफसर जा रहा है साथ, आपको सूचना दे करके जा रहा है, मेल करके जा रहा है, फोन से जाकर आईपीएस में उसको जगह नहीं दीजिएगा, अपनी व्यवस्था में कहीं रुक जाएगा, रात को 11 बजे जाकर क्रिमिनल की तरह उसको ठप्पा मार करके बोलिएगा, जैसे कैदी को लगता है, बोलिएगा तुम क्वारंटाइन बाहर नहीं निकलोगे। क्यों जरूरत थी? सवेरे उसको रात में ठहरने देते, सवेरे वहां के पुलिस कमिश्नर अपने चैम्बर में बुलाते और यही बात बोलते आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप अपनी टीम लेकर के वापस जाइए। हम तो कह रहे हैं आज वो लिखित रूप में हमको कम्युनिकेट कर दें कि गेट आउट फ्रॉम मुंबई, हम वापस आ जाएंगे। पांडे जी, वहां से लड़ाई थोड़े करना चाहते हैं। ये तकरार इसलिए है क्योंकि जो मैं देख रहा हूं कि बिहार की पुलिस की सोच और मुंबई की पुलिस की सोच बिल्कुल अलग अलग है। मुंबई पुलिस कहती है कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे, वो दवाएं लेते थे और बाइपोलर थे, ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये सारी बातें कही है। लेकिन बिहार की पुलिस जो एफआईआर है वो इन सब चीजों पर कहीं नहीं कुछ कहती है। सर हम तो केवल एफआईआर में, हमारे यहाँ तो एफआईआर हुआ, उन्होंने तो कोई केस ही नहीं किया है, वो एडीआर किए हैं, उसको हमारे यहाँ यूडी केस कहते हैं, माने अप्राकृतिक मृत्यु का मामला। तो एडीआर की तो केवल इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन तो केवल एफआईआर का होता है। तो उन्होंने इतने दिन में कोई भी लूप होल नहीं पाया, कोई शक करने का कोई कारण नहीं पाया। सब उनको लगा कि बस ऐसे ही फांसी लगाया, मर गया। अब उसके पिताजी का कहना है नहीं नहीं ऐसे नहीं मरा, उसके फांसी लगाने के पीछे ये फैक्टर्स हैं, ये लोग जिम्मेवार हैं। तो हमको जो शिकायत हुई है हम उसी पर जांच करेंगे कि उनके पिताजी ने जो आरोप लगाया है वो सही है या नहीं है। आपकी उस पर शिकायत हमारे में तो पास सबूत है क्या नहीं है? क्या सबूत है आपके पास में? अब उनकी शिकायत में तो कहा गया कि अकाउंट से पैसे निकाल लिए,
अब मुंबई पुलिस को तो कोई सबूत नहीं मिला, तो आपके पास कोई सबूत है? अरे हम ये कह रहे हैं, हमें तो काम करने दो ना, हमें सबूत जिताने दो ना, हमें मौका दो ना। हमको एफएसएल की रिपोर्ट नहीं दे रहे हो, हमको इंक्वेस्ट रिपोर्ट नहीं दे रहे हो, हमको पीएम रिपोर्ट नहीं दे रहे हो, किसको बुलाया, क्या पूछा, क्या जानकारी हासिल की, वो हमको नहीं बता रहे हो। हमसे बात करने ही के लिए तैयार नहीं हो। कोई जूनियर अफसर जाता है, उससे बात नहीं करते हो। कोई सीनियर अफसर को भेजते हैं, वो कोऑर्डिनेशन बनाएगा, आपसे पूछेगा आपको क्या तकलीफ है, तो उसको आप हाउस अरेस्ट कर लेते हो। तो अब बताइए कैसे बात होगी? कम्युनिकेशन गैप इतना बढ़ गया है। मैं पुलिस कमिश्नर को उस दिन जिस दिन घटना हुई थी उस दिन मैंने फोन किया, आप उनका आप कहिए कि वो चेक करें मेरा मैसेज। हमने सोचा मेरा नंबर सेव नहीं होगा तो नहीं उठाए होंगे, मैंने मैसेज किया, इंट्रोड्यूस किया, आई एम डीजीपी बिहार गुप्तेश्वर पांडे वांट टू स्पीक, लेकिन उन्होंने आज तक उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। उस दिन तो मैं नहीं जानता था कि ये केस इतना रहस्यमय हो जाएगा, इसमें इतने ट्विस्ट आ जाएंगे। डीजीपी महाराष्ट्र हमारे 2 साल सीनियर है, मैं उनको बहुत रिगार्ड करता हूँ, बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, आई सैल्यूट हिम। लेकिन डिस्पाइट माय बेस्ट एफर्ट्स कोशिश कर रहा हूं सुबह से, मेरे एसएमएस को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। लेकिन पांडे जी, वहां जो लोग हैं ना, वहां जो लोग हैं वो बिहार पुलिस को कुछ नहीं। आज मैंने संजय राउत जो शिवसेना के बहुत बड़े नेता हैं, उनकी सरकार है, उन्होंने उनकी बात जब मैंने सुनी, उन्होंने कहा कि अब बिहार पुलिस जो मुंबई पुलिस है, क्या बिहार पुलिस से ज्ञान लेगी? अगर ऐसी स्थिति आएगी तो मुंबई पुलिस को बंद करना पड़ेगा। नहीं, वो खुला रखें सर। मैं उनको बहुत आदर के साथ प्रणाम करता हूं। किसी नेता के किसी कमेंट पर टिप्पणी करने का कोई मेरा अधिकार भी नहीं है और मेरी ये नियत भी नहीं है, ये पॉलिटिकल हो जाएगा। लेकिन मुंबई पुलिस अगर इतनी ही प्रोफेशनल है तो आप ही बताओ कि पूरे देश को आज मुंबई पुलिस की नियत पर शक क्यों है? मैं तो आरोप ही नहीं लगा रहा हूं, लेकिन पूरे देश को लग रहा है कि हमारे ऑफिसर को क्वारंटीन कर लिया, हमको काम नहीं कर रहे हैं, हमको डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं, हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं, तो पूरे देश को अब शंका हो रही है। कितनी प्रोफेशनल है मुंबई पुलिस, अपना इमेज देखे कि आज उसकी सब जगह क्या इमेज बन रही है। उनको ट्रांसपेरेंसी के साथ वो आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे ना, वो एक एक स्टेज बताए ना कि उन्होंने क्या क्या जांच की है, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन किया है, और ये जनता को जानने का हक है। देखिए, उनको तो लगता है कि बिहार पुलिस इस केस में कुछ जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है। जो डेथ मुंबई में हुई, जो केस मुंबई में हुआ, कुछ नहीं किए सर, इसमें सर कुछ ही जरूरत से कुछ करने ही नहीं दिए सर। कहां किए कुछ? एफआईआर करने के बाद तो कुछ कर ही नहीं पाए हम लोग। 4 दिन मौका मिला, 4 दिन में जितना कर दिया उतना बहुत है। 6 आदमी का स्टेटमेंट लिया बस, और बैंक अकाउंट्स के बारे में जानकारी ली बस। बाकी तो हमको एक कदम आगे चलने ही नहीं दे रहे हैं। हम हेल्पलेस हैं, लाचार हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। और इस बात का अफसोस रहेगा कि हम सुशांत को जस्टिस नहीं दे सके अगर हमें मौका नहीं मिला तो। लेकिन हम कोशिश तो जितनी कर सकते हैं करेंगे, और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते सर। एक सवाल मैं फाइनल आपसे पूछना चाहता हूं। जो मुंबई पुलिस का कहना है, उनका कहना है कि क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो शिवसेना के लीडर्स ये कह रहे हैं कि बिहार की पुलिस आपके बिहार के मुख्यमंत्री के कहने से काम कर रही है। सर ये आरोप लगाने का अब तो ये मामला, अब कोई इसको पॉलिटिकल बता देगा सर, दूसरा कोई यही उस पार्टी के बारे में कुछ कर सकता है सर। इसमें कहां से पॉलिटिक्स आ गई? और ये इतना देशव्यापी मामला हो गया सर, सबके इमोशंस इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, तो इसमें बहुत पॉलिटिकल एंगल भी हो जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री कौन नहीं जानता सर? उनको सुशासन बाबू कहते हैं। आज तक कभी, मैं अपने ईमानदारी से बात कर सकता हूं कि आज तक कभी किसी केस में बिहार के मुख्यमंत्री ने कभी नहीं कहा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं, एकदम लीगल में। अब सुशांत सिंह के केस में क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? एकदम ईमानदारी। अब क्या होना चाहिए, क्या करें? जस्टिस होना चाहिए सर, एकदम फेयर इंपार्शियल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। एकदम दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और मुंबई पुलिस को हम लोगों के साथ मिल करके बात करना चाहिए। अगर उनको कोई शक है, हम अपनी बात रखेंगे, हम अपने पॉइंट रखेंगे, हम उनसे सहयोग चाहेंगे, हमारा सहयोग उनको करना चाहिए। जी, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया। कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके हिसाब से काम हो। जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की बात आपने डिटेल में सुनी, बहुत सारे सवालों के उन्हें जवाब दिए और बहुत गंभीर बातें कही। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस सही तरीके से जांच नहीं करने दे रही, मुंबई पुलिस का रवैया ठीक नहीं है। लेकिन मुंबई पुलिस का क्या कहना है? मुंबई पुलिस का दावा है कि सुशांत के मामले में जो भी जांच हो रही है वो निष्पक्ष तरीके से हो रही है और बिहार पुलिस का इस जांच से कोई लेना देना नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। आज मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने कहा कि पटना पुलिस के अफसर को हाउस अरेस्ट नहीं किया गया,
बीएमसी ने गाइडलाइंस के मुताबिक पटना के एसपी सिटी विनय तिवारी को क्वारंटीन किया है और इस एक्शन से मुंबई पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। इसके बारे में रिएक्शन तो बीएमसी कमिश्नर ही दे सकते हैं, लेकिन कोविड के बारे में तो सभी को मालूम है। मुंबई में मुश्किल से बहुत मेहनत के बाद, बहुत जान की हानि के बाद धीरे धीरे अब काबू में आने लगा है। सो प्रिकॉशन तो बहुत लिए जा रहे हैं। एंड कोई भी अगर बाय एयर ट्रैवल करता है तो उनके लिए अगर वो कुछ निश्चित काल में वापस जा रहे हैं, उसको छोड़ के बाकी जितने भी केसेस हैं हर एक में होम क्वारंटाइन आवश्यक है। तो बीएमसी ने अपने रूल के हिसाब से कार्रवाई की होगी, आई एम श्योर, एंड बीएमसी विल एड्रेस दिस इशू। सर, जिस तरह से बिहार पुलिस के साथ बर्ताव किया जा रहा है, बाकायदा बोल रहे हैं कि उनको गाड़ी नहीं दी गई है, एकोमोडेशंस नहीं दिया गया है मुंबई पुलिस की तरफ से, कॉर्पोरेशन नहीं मिल रहा है किसी भी तरह के इन्वेस्टिगेशन को लेकर। उनको गाड़ी भी दी गई है डीजी ऑफिस की तरफ से, और जो आईपीएस मेस हमारी वर्ली में है वहाँ पे कुछ कोविड के केसेस हुए थे। उसके बाद वर्ली मेस में, आईपीएस मेस में कोई रूम अलॉट नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन जो दूसरी मेन मेस है हमारी एसआरपीएफ की मेस गोरेगांव में, वहाँ पे बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी को रूम दिया गया था। अब सवाल है, एक आईपीएस अफसर को तो बीएमसी ने क्वारंटीन कर दिया, लेकिन एक हफ्ते से पटना की पुलिस की 4 मेंबर की टीम मुंबई में घूम रही है। उसको किसने क्वारंटीन क्यों नहीं किया, इसका जवाब मिलना चाहिए। जब मुंबई के पुलिस कमिश्नर से पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया, इस केस में पटना पुलिस की जांच का न तो कोई मतलब है न कोई हक है, इसलिए मुंबई पुलिस इस केस से जुड़ी कोई जानकारी पटना पुलिस को नहीं देगी। किसी भी पुलिस फोर्स को अगर उनके पास कॉग्निजेबल ऑफेंस का कंप्लेंट आती है, गुना दाखिल करने का अधिकार है सीआरपीसी के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से। लेकिन अगर गुना आपके जुरिस्डिक्शन के बाहर का है तो जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से उसको 0 नंबर का एफआईआर नंबर देकर जो जुरिस्डिक्शनल जो पुलिस फोर्स होती है वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है। यही पद्धति हम भी फॉलो करते हैं। बिहार के भी कंप्लेंट्स कभी हमारे पास प्राप्त होते हैं तो गुना दाखिल किया जाता है और 0 का नंबर देकर बिहार पुलिस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो हमारी जानकारी के हिसाब से तो यही प्रोसीजर है, सीआरपीसी का प्रोसीजर यही है। जो जुरिस्डिक्शनल कोर्ट होती है वो भी सीआरपीसी के हिसाब से मुंबई की कोर्ट हो जाती है। मेरी जानकारी के हिसाब से तो जुरिस्डिक्शन हमारी बनती है। अगर उनके पास कोई जुरिस्डिक्शन के बारे में कोई विशेष अधिकार है तो हमको बताया जाए। हम नॉन कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हम लीगल कार्रवाई कर रहे हैं, प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पटना पुलिस का कहना है कि रिया चक्रवर्ती ट्रेसेबल नहीं है। वो उससे पूछताछ करना चाहती है, लेकिन रिया उन्हें मिल नहीं रही। मुंबई पुलिस का कहना है कि रिया हमारी जांच में बराबर कोऑपरेट कर रही है, या तो अपने बयान दर्ज करवा चुकी है और 5 बार थाने आकर पूछताछ में शामिल हो चुकी है। इस सब के बीच मुंबई पुलिस के कमिश्नर ये भी कहा कि रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में सुशांत के बैंक अकाउंट से डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर होने का कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस का कहना है कि सुशांत के अकाउंट में 18 करोड़ रुपए जमा हुए, 4 करोड़ अभी भी बाकी हैं, लेकिन जो 14 करोड़ निकाले गए उनमें से 1 पैसा भी रिया के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ। कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के बारे में भी हमने पढ़ा था और शायद बिहार के एफआईआर में मेंशन है कि उनके अकाउंट से 15 करोड़ साइफन ऑफ किए गए। जितना हमने अभी तक प्राइमा फेसी जितने अकाउंट्स देखे हैं, बैंक स्टेटमेंट, उनके लेजर्स, उनसे सीए से जितना बातचीत हुई है, बयान लिया गया, उसमें ये सामने आया है कि टोटल उनके अकाउंट में करीब 18 करोड़ रुपए थे। उसमें से अभी भी 4-4.5 करोड़ रुपए शायद उनके एफडीज में और बैंक अकाउंट में प्रेजेंट है। बाकी जो 13-14 करोड़ खर्च हुआ पूरा उसका डिटेल है, एग्जामिन किया जा रहा है। लेकिन जितना अभी तक दिखाई दे रहा है उसमें से डायरेक्टली एक भी पैसा शायद रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। बट हम डिटेल में एग्जामिन कर रहे हैं। जो डॉक्टर्स थे जो इलाज कर रहे थे उनका भी हम स्टेटमेंट लिए हैं, उनसे भी संपर्क में हैं। और जो उनके घर से उनका लैपटॉप या फ़ोन भी जब्त किया गया उसको भी टेक्निकल एविडेंस भी एग्जामिन की जा रही है, वो भी हमारे सामने है। और ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। और भी जो कुछ लोगों के बयान हमको लगेंगे, अवश्य बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। एंड आई थिंक अ वेरी प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग कंडक्टेड। लेकिन अगर आप पटना की पुलिस की बात सुनेंगे, वहां के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की बात सुनेंगे या सुशांत सिंह राजपूत के पिता की बात सुनेंगे, तो उन्हें लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से पैसे निकालकर रिया चक्रवर्ती ने अपनी कंपनियों में ट्रांसफर करवा लिए। लेकिन मुंबई के पुलिस कमिश्नर रिया चक्रवर्ती को बिल्कुल क्लीन चिट दे दी है। बिहार की पुलिस की
डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे कह रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत के बूढ़े पिता ने, असहाय पिता ने पटना में एफआईआर दर्ज करवाई, शिकायत की और इसीलिए पटना की पुलिस को इस मामले में जांच करने का पूरा अधिकार है। लेकिन परमवीर सिंह ने बड़ी गंभीर बात कही। इशारों में उन्होंने कहा कि सुशांत के परिवार वाले अब जो बातें कह रहे हैं वो उन्होंने पहले मुंबई पुलिस से कभी नहीं कही। उन्होंने पटना में जो एफआईआर दर्ज कराई है उससे लगता है कि उन्हें किसी ने सिखाया पढ़ाया। श्री सुशांत सिंह राजपूत के पिता श्री, उनका नाम क्या था, कृष्ण कुमार सिंह, और उनकी 3 बहनों का नीतू सिंह एंड करिश्मा एंड उनके ब्रदर इन लॉ का स्टेटमेंट 16 तारीख को रिकॉर्ड किया गया था। हमारे पास स्टेटमेंट्स भी हैं और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कोई शक व्यक्त नहीं किया था। ये सभी स्टेटमेंट्स उनके जो ब्रदर इन लॉ पुलिस में है श्री ओपी सिंह, उनकी प्रेजेंस में रिकॉर्ड किए गए थे। जो उन्होंने बताया उसमें उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन भी किया गया, लेकिन ये उन्होंने अवश्य कहा था प्रत्येक ने के स्टेटमेंट उन्होंने अपनी जान ली है। ना तो उन्होंने कोई मर्डर का आरोप किया, ना कोई उन्होंने सस्पिशन बताया और ना किसी व्यक्ति से उनकी शिकायत थी। इस प्रकार के बयान उन्होंने उस समय दिए थे। और जो कानून में, सीआरपीसी में, क्रिमिनल लॉ में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है उसकी बहुत सैंक्टिटी होती है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन उसके श्री कृष्ण कुमार सिंह ने मुंबई पुलिस को दी थी, जो उनके स्टेटमेंट के, उनकी साइन स्टेटमेंट हमारे पास है, उसमें रिकॉर्डेड है हमारे पास। और उसके ऊपर कानून में भी जो फर्स्ट इन टाइम होता है, अनकरप्टेड वर्जन, बिना आपको सोचा समझा आपका वर्जन नहीं होता, जो आपको इमीडिएटली मालूम होता है, वो वर्जन जो आप रिकॉर्ड करते हैं वो हमारे पास है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर की बातों में थोड़ी हैरानी तो होती है। परमवीर सिंह कह रहे हैं कि सुशांत के अकाउंट से रिया के अकाउंट में एक भी पैसा नहीं गया, लेकिन ये तो किसी ने नहीं कहा कि अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। सवाल यह है कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट में जो पैसे थे वो गए कहां, और इस बात की जांच एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी कर रहा है। दूसरी बड़ी बात यह कि मुंबई पुलिस के कमिश्नर रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दे रहे हैं, उसके कॉपरेशन की बात बता रहे हैं, लेकिन सुशांत के परिवार वालों की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। अभी जांच चल रही है। पुलिस कमिश्नर भी इस तरह के बयान देते हैं तो उसे कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है। हालांकि मुंबई पुलिस के बारे में यह कहा जा रहा है कि वो अपने तौर पर नहीं कर रही, जैसे बिहार पुलिस के डीजीपी के बारे में कहा जा रहा है कि वो वहां के मुख्यमंत्री के कहने पर कर रहे हैं। इसी तरह मुंबई पुलिस के बारे में भी कहा जा रहा है कि शिवसेना के नेताओं के इन्फ्लुएंस में वो इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, उस तरह के फैसले कर रहे हैं और बिहार की पुलिस से कोऑपरेट नहीं कर रहे। इसका एक उदाहरण आज मिला। शिवसेना के नेता मुंबई पुलिस के बचाव में खड़े हुए। संजय राउत जैसे शिवसेना के बड़े नेता ने कहा कि जिसके घर शीशे के बने हो वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। संजय राउत ने कहा कि चूंकि बिहार में इलेक्शन का टाइम है इसलिए माहौल बनाया जा रहा है। हो सकता है और कोई मुद्दा अगर नहीं बचा होगा, बिहार में कुछ काम नहीं हो गया होगा 5 साल में, तो ऐसे मुद्दे को ज़रूरत पड़ती है। ये जो मामला है वो मामला मुंबई के पुलिस सक्षम है। अगर मुंबई के पुलिस जांच कर रहे हैं तो उनके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। पूरी विश्व की पुलिस मुंबई पुलिस के ऊपर भरोसा रखे। मैं ये मानता हूँ कि अगर पुलिस की जांच चल रही है तो जो व्यक्ति सरकार में नहीं है और सरकार से संबंधित नहीं है, मेरे जैसे व्यक्ति, उसने उसके ऊपर टिप्पणी करना जांच के बारे में, ये ठीक नहीं। ये महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र है, इतना मैं बोलूँ, और ये मुंबई पुलिस है, बस। इसके बाद तो बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस के नेता संजय निरुपम का बयान आया। राम कदम और किरीट सोमैया जैसे बीजेपी के नेताओं ने महाराष्ट्र की सरकार से सवाल पूछे। बिहार असेंबली में मामला उठा। सभी पार्टियों ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। हालांकि इस मांग पर चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने कुछ नहीं कहा, लेकिन असेंबली के बाहर नीतीश कुमार ने कहा कि मुंबई में जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। मुंबई पुलिस
का बिहेवियर पटना पुलिस के साथ रहा है, कैसे देखते हैं? आईपीएस अधिकारी को जबरदस्ती क्वारंटाइन किया गया है कल। ये हमारे सरकार की तरफ से डीजीपी ने पूरी सूचना दी है और वो खुद भी वहां बात करेंगे। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है ये ठीक नहीं है, ये बातचीत करेंगे। सर वहाँ बात करेंगे वहाँ के सीएम से? नहीं, पॉलिटिकल बात नहीं है, ये तो सीधे जो कानूनी जिम्मेवारी है बिहार पुलिस के प्रति, उस जिम्मेवारी को हम निभा रहे हैं और उसी के अनुरूप काम कर रहे हैं। वैसी परिस्थिति में उनसे बातचीत हमारे डीजीपी। क्या सीबीआई इंक्वायरी भी होगी सर? चूंकि अब बात बढ़ गई है, नीतीश कुमार का बयान आया है, तो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख जो कुछ दिन पहले तक खुलकर बोल रहे थे, आज कुछ खास नहीं बोले। आईपीएस अफसर को क्वारंटीन करने के मामले पर उनसे सवाल पूछे गए, उन्होंने हाथ जोड़ लिए, लेकिन इतना कह गए कि मुंबई पुलिस की जांच सही तरीके से चल रही है। क्वारंटीन किया है, क्वारंटीन किया बिहार के अधिकारी जिस तरीके से बाकी के 4 अधिकारी जो है वो अभी भी घूम रहे हैं। आधी के अधिकाऱ्यांना क्वारंटाइन नहीं केले सर। अच्छा, मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में चल रही है, फिर इस पर तो बता दीजिए, छोड़िए। मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही दिशा में प्रोफेशनली चल रही है सर, लेकिन क्वारंटीन राम की नगरी अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण की शुरुआत होने में सिर्फ 40 घंटे का वक्त बाकी है। गणेश जी की पूजा के साथ अयोध्या में भूमि पूजन के कार्यक्रम का श्री गणेश हो चुका है। अयोध्या इस वक्त रोशनी से नहाई हुई है, जगमगा रही है। अयोध्या का अलौकिक रूप मैं आपको दिखाऊंगा, अयोध्या की अद्भुत तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। इस वक्त अयोध्या कैसी लग रही है ये आप देख पाएंगे और ऐसा लगेगा कि वाकई में अयोध्या में राम राज लौट आया है। फिर से अयोध्या श्री राम का स्वागत करने के लिए तैयार है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या आए थे। उस समय अयोध्या का ऐसा रूप दिखाई दिया था। राम मंदिर निर्माण के इस ऐतिहासिक मौके को कवर करने के लिए इंडिया टीवी के 4 संवाददाता अयोध्या में हैं। अयोध्या की जो तस्वीरें अलग अलग जगहों से हमारे रिपोर्टर से भेजी हैं, वो वाकई में अद्भुत है, अभूतपूर्व। आपने इससे पहले इतनी सुंदर, इतनी सजी हुई, इतनी जगमगाती अयोध्या कभी नहीं देखी होगी। हालांकि कोरोना का संकट है, इस वजह से अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम में मेहमानों की संख्या कम है, लेकिन कार्यक्रम की भव्यता और अयोध्या की सुंदरता में कोई कमी नहीं है, पूरा उत्साह है। सबसे खास बात यह कि राम मंदिर के भूमि पूजन का इंतजाम सिर्फ सरकार नहीं कर रही, अयोध्या के संत, अयोध्या के दुकानदार, अयोध्या में रहने वाले लोग अपने अपने स्तर पर इंतजाम में लगे हैं। सब अयोध्या को सुंदर बनाने में लगे हैं। आज आपको अयोध्या के लोगों का उत्साह भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस वक्त अयोध्या नगरी पूरी तरह से रोशनी में नहाई हुई है। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अयोध्या में सरयू का तट एक नई रंगत में है। सरयू का ऐसा रंग, ऐसा स्वरूप पहले कभी नहीं देखा। सरयू के घाटों को देखिए, इनकी खूबसूरती तो देखते बन रही है। सरयू घाट को रंग बिरंगी एलईडी लाइट से सजाया गया है। इन लाइट्स की परछाई जब सरयू के पानी में पड़ती है तो नजारा अद्भुत होता है। घाटों की सफाई की गई है। इसके साथ साथ अयोध्या के मंदिरों और सड़कों को भी रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया है। राम की पैड़ी, बिरला मंदिर, इनके सहित सभी प्रमुख मंदिरों को, जगहों को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया है। 5 अगस्त को भूमि पूजन के दिन अयोध्या में 3 लाख दिए जलाए जाएंगे। उस दिन कैसा नजारा होगा, इसकी एक झलक भी मैं आपको दिखा देता हूं। लोगों ने राम मंदिर निर्माण का कई साल से इंतजार किया। अब जब वो ऐतिहासिक घड़ी नजदीक है,
तो लोगों में गजब का उत्साह है। अयोध्या के मोहल्लों में, गलियों में, बाजारों में लोग दिए जला रहे हैं। मंदिरों और मठों में भी लोग दीप जलाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। लोगों ने दीपावली की तरह घरों और मंदिरों को रंगोली से सजाया है और रंगोली को दियों से सुशोभित किया गया है। 4 और 5 अगस्त के लिए उत्तर प्रदेश के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बहुत तैयारी की है। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने अयोध्या के मंदिरों और प्रमुख जगहों को सजाने संवारने के लिए काफी मेहनत की है और ये रंग दिखाई भी दे रहा है। गंगा आरती की तर्ज पर आज सरयू घाट पर विशेष आरती हुई। इस आरती में बड़ी संख्या में राम भक्तों ने हिस्सा लिया। आरती के दौरान पूरा सरयू घाट घंटों, घड़ियाल और शंख की ध्वनि से गूंज उठा। चारों तरफ भजन और कीर्तन की आवाजें सुनाई दी। इस वक्त अयोध्या के चप्पे चप्पे पर दिवाली जैसी चहल पहल है। अयोध्या में सैकड़ों की संख्या में मंदिर हैं। सभी मंदिर सजे हुए हैं। अयोध्या की बड़ी इमारतों को रंगीन लाइटों से रोशन किया गया है। भूमि पूजन के जश्न में अयोध्या के आम लोग, संत, समाज, कारोबारी सब अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अयोध्या में जो लोग रहते हैं उन्होंने अपने घरों को उसी तरह से सजाया है जैसा वो दिवाली के मौके पर करते हैं। 14 बरस के वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे, तब से लेकर यह परंपरा है कि देश भर में दीप जलाकर दिवाली मनाई जाती है और अयोध्या तो हर साल जगमगाती है। अयोध्या के बाजारों को दुकानदारों ने रोशनी से जगमगा दिया है। राम मंदिर ट्रस्ट और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है कि वो 4 और 5 अगस्त को अपने घरों पर दिए जलाएं। लेकिन अयोध्या को देखकर आज ऐसा लगा कि जैसे लोगों ने 4 तारीख का इंतजार नहीं किया। लोग आज से ही दिवाली मना रहे हैं। अयोध्या में आप जहां भी जाएंगे इस वक्त भजन, कीर्तन, रामधुन गूंज रही है। दीप जलाए गए हैं, पूजा पाठ हो रहा है, हवन हो रहा है, मंत्रोच्चार सुनाई दे रहा है। शंख और घड़ियाल की आवाज से पूरी अयोध्या गूंज रही है। 5 अगस्त को दोपहर करीब 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे, पहली ईंट रखेंगे। अयोध्या में भूमि पूजन को लेकर सब तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। भूमि पूजन स्थल पर मंच बनकर तैयार है और भूमि पूजन से पहले आज अयोध्या में गणेश पूजा हुई। कल राम स्तुति का कार्यक्रम है। कल मंगलवार को हनुमान जी की विशेष पूजा की जाएगी। कल से अयोध्या में एक तरह से जश्न शुरू होगा। रात के वक्त घरों पर, बाजारों में, मंदिरों में दिए जलाए जाएंगे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लिया। वो अयोध्या में थे। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में सिक्योरिटी बंदोबस्त को भी रिव्यू किया और भूमि पूजन से जुड़े कामों में लगे अफसरों से बात की और उन्हें निर्देश दिए। योगी ने अयोध्या में चल रही तैयारियों का हवाई सर्वे भी किया। योगी आदित्यनाथ भूमि पूजन स्थल के अलावा हनुमानगढ़ी मंदिर भी गए। आज योगी ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति और भगवान श्री राम के प्रति उनकी श्रद्धा का नतीजा है कि 500 साल के बाद प्रभु राम की नगरी में फिर से उनके जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनने की शुरुआत हो रही है। योगी ने कहा कि 2014 और 2019 से लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर निर्माण का वादा किया गया था। आज वो वादा पूरा किया जा रहा है। योगी ने कहा कि राम भक्तों ने 500 साल का लंबा इंतजार किया है, इसलिए 5 अगस्त का दिन पूरे देश के लिए हर्ष का, उल्लास का विषय है। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और आपने देखा होगा कि शुरू से ही उन्होंने इस बारे में कहा था। 2014 में लोकसभा चुनाव के पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र बनाया था, तब भी 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तब भी 2019 में लोकसभा चुनाव के पहले घोषणा पत्र तैयार होते समय भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो घोषणा पत्र तैयार हुआ था, उसमें इस बात को कहा गया था कि संविधान के दायरे में रहकर के हम इस समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन ये फैसला समय से हो सके और फैसले के लिए उस प्रकार की एक व्यवस्था दी जा सके कि कागज वहां पहुंच सके, पैरवी समय पे हो सके, सभी पक्ष अपनी बातों को रख सकें। इन सभी बातों को ध्यान में रख करके जो एक निष्कर्ष निकला और जो उसकी तार्किक परिणति सामने आई है, उसका परिणाम है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कि प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इस अवसर पर आकर के लगभग 500 वर्षों के इस लंबे इंतजार को आज अपनी कर कमलों से, अपनी उपस्थिति से वर्तमान पीढ़ी को न केवल गौरवान्वित कर रहे हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के सामने एक बहुत बड़ी नजीर रखने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की बात सही है कि इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत सहयोग है। अयोध्या से उनका रिश्ता आज का नहीं है। जब लालकृष्ण आडवाणी ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए पूरे देश में आंदोलन खड़ा किया था, रथ यात्रा निकाली थी, उस रथ के जो सारथी थे वो नरेंद्र मोदी थे। उस वक्त भी वो अयोध्या आए थे। लेकिन बड़ी बात यह कि नरेंद्र मोदी ने उस वक्त कहा था, मैं अब राम मंदिर तब जाऊंगा जब रामलला को मंदिर में विराजमान करेंगे, और इसी मौके पर वो आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को यह बात ठीक नहीं लग रही। आज दिग्विजय सिंह ने हमला किया, कांग्रेस के कई नेताओं ने राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के मुहूर्त पर सवाल उठाए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह कार्यक्रम चतुर्मास के बाद होना चाहिए क्योंकि मुहूर्त अशुभ है, और होम मिनिस्टर अमित शाह का कोरोना पॉजिटिव होना, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री का निधन होना, 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का कोरोना का शिकार होना इसका सबूत है। दिग्विजय सिंह के इस बयान से योगी आदित्यनाथ आहत थे, नाराज थे। उन्होंने कहा कांग्रेस का यही रवैया सोमनाथ मंदिर को लेकर भी था। जो लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार नहीं होने देना चाहते, वही लोग पहले भी मंदिर का विरोध करते थे और आज भी कर रहे हैं। कांग्रेस के नेतृत्व ने 1949 में श्री सोमनाथ मंदिर की समस्या के समाधान में भी रोड़ा अटकाया था। और यही नहीं, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में भी समय समय पर रोड़ा अटकाया था। और अंतिम रोड़ा इनका वो भी था जब कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि न्यायालय 2019 के पहले इस समस्या का समाधान न करे। ये भी कांग्रेस के ही एक नेता ने किया था। इन लोगों की वास्तविक चेहरा है ये, जो राम मंदिर आंदोलन के फैसले से ये पूरे चेहरे एक्सपोज होते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि राम मंदिर केवल एक मंदिर नहीं है, राम मंदिर एक राष्ट्र मंदिर है। 135 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ऐसा मंदिर जो हर एक व्यक्ति को मर्यादा का, संयम का, सदाचार का, अनुशासन का पाठ तो पढ़ाता ही है। जाति, मत, मजहब की सीमाओं से उठ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का भी आह्वान करता है। जो लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार नहीं होने देना चाहते, वही लोग राम मंदिर निर्माण के मार्ग में बाधक थे और वही लोग विरोध भी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की बात तो सही है। दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं, वो राम मंदिर का विरोध नहीं कर रहे। वो जानते हैं कि राम करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं, इसलिए
जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण का विरोध तो वो नहीं कर सकते, लेकिन अब दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने विरोध का एक नया तरीका निकाला। वो भूमि पूजन के मुहूर्त को अशुभ बताकर विघ्न डालना चाहते हैं, मंदिर के निर्माण की तारीख को आगे बढ़ाना चाहते हैं, डिले करना चाहते हैं। लेकिन पहले शिलान्यास का मुहूर्त निकाला गया था और 5 अगस्त को तो सिर्फ भूमि पूजन हो रहा है, उसका भी मुहूर्त निकाला गया है। देश भर के बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों ने, धर्माचार्यों ने मुहूर्त निकाला है। सिर्फ दिग्विजय सिंह और उनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद ने इसका विरोध किया है। वो कह रहे हैं कि 5 अगस्त अशुभ है, लेकिन इसके पीछे उनका जो विरोध है, उसके पीछे उनकी एक सोच है, एक सियासत है। दिग्विजय सिंह का नरेंद्र मोदी पर विरोध है और थोड़ा बहुत इस बात का भी कंट्रीब्यूशन है कि स्वामी स्वरूपानंद को, जो शंकराचार्य हैं, दिग्विजय सिंह के गुरु हैं, उन्हें इस समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया। कोरोना का असर अयोध्या के इस कार्यक्रम पर दिखाई देगा। मेहमानों की संख्या कम होगी और यह जरूरी भी है, क्योंकि देश में अब भी कोरोना के फिगर्स डरा रहे हैं। कोरोना का हाल क्या है, इसका एक अपडेट मैं आपको दूंगा ब्रेक के बाद। मैं देखता हूँ सुखेगा क्या। फोन लगा रहा भट्टा दीदी को। तुम्हारा ये फोन है? बोल दे बिजी हूँ। लोगों के घर में झांक ना छोड़िए मखीजा। अरे पेंटिंग करा रहा है इस टाइम पे। हाँ, तू भी अपने घर में सेफ पेंटिंग करा ले, शूटिंग के लायक होगा तेरा घर। एशियन पेंट्स सेफ पेंटिंग सर्विस। मिस्ड कॉल दें 80504 80504 पे। स्पेशलिस्ट का काम स्पेशलिस्ट ही कर सकता है। मस्टर्ड ऑयल के लिए भरोसा करिए सिर्फ टी मार्क पर। द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों। इस प्राइम डे घर बैठिए एंड डिस्कवर मोर। एक फॉर्मूला पूरे परिवार के लिए, आपके दिल और दिमाग को एंटरटेन रखेगा। इस प्राइम डे होगा मनोरंजन का मजा अब ज्यादा, क्योंकि आप आएगा मनोरंजन का असली मजा। दिस प्राइम डे मनोरंजित रहो एंड डिस्कवर जॉय। Amazon Prime Day. Blockbuster Entertainment. Brand new launches. Discover joy on 6th and 7th August. Join Prime. ओ भाभी जी क्या देख रहे हो? शेजवान फ्राइड राइस बना रही हैं। बचे हुए चावला नु तड़का दिया कभी, बस बन गए फ्राइड राइस। ये रहा चिंग्स शेजवान फ्राइड राइस मसाला। सब्जी और चावल को फ्राई कर लो, फिर चिंग्स मसाले का शेजवानी तड़का लगा दो। अलग से नमक डालने की भी कोई लोड़ नहीं। जब भी करे दिल, देसी चाइनीज नहीं मुश्किल। बड़ी बीमारी मतलब हॉस्पिटल, हॉस्पिटल मतलब लाखों का बिल, और लाखों का बिल मतलब सेविंग्स खत्म। आज ही हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए policybazaar.com पे। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। आ गया 32 आयुर्वेदिक तत्वों से बना नया डाबर दंत रक्षक आयुर्वेदिक पेस्ट। इसमें है लौंग और मुलेठी, जो कीटाणु और कैविटी से दे सुरक्षा। वज्रदंती और नीलगिरी दे मजबूत दांत। मरीच और मंजिष्ठा रखे मसूड़े स्वस्थ। दालचीनी और दादिम दे ताजगी लंबे समय तक। यानी डाबर दंत रक्षक से दिन की शुरुआत तो आयुष्मान दांत। कैसी हंसी मुस्कानों की धुन, जिंदगी मक्खन। खोलो ढक्कन डूबे डूबी डू, जिंदगी मक्खन। अमूल बटर। पतली पतली डिलिशियस। ये लीजिए। अमेज़न और तुम? आपने रनिंग एट होम शुरू कर दी, तो मैंने भी कर ली ऑनलाइन शॉपिंग की नई शुरुआत। हर वैरायटी का सामान और हिंदी में शॉपिंग करने की ऑप्शन भी। अब से अमेज़न मेरी अपनी दुकान। खुजली? बोरोलिन का सुथौल इस्तेमाल नहीं करते हो क्या? नीम के पत्तों वाला सुथौल एंटीसेप्टिक, लिक्विड स्प्रे और जेल, यानी कि नो खुजली, नो रैशेज, नो गमोरिया। रोज सुथौल करो, खुद सुथौल सच बनोगे, तभी तो सच बनेगा हिंदुस्तान। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं। कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा और बिल्डिंग। वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो संग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री जंग रोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। पेश है नया हाजमोला चटकोला। हाजमोला में कोला का चटकारा।
For those who love the roads. For those who feel the power. Live the thrill. The spirited new Verna. आप अपनी फैमिली की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन टर्म लाइफ इंश्योरेंस ना लेकर आप उनके फ्यूचर को खतरे में डाल रहे हैं। आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस लीजिए PolicyBazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। PolicyBazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। इस प्राइम डे सब तैयार है? Amazon Prime Day. Blockbuster entertainment. Brand new launches. Discover joy on 6th and 7th August. Join Prime. आज की बात रजत शर्मा के साथ प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स वायरो प्रोटेक्ट सैनिटाइजर्स। मैं इस घर का पहरेदार हूं। कोरोना का अपडेट आपको बता दूं, देश में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत में कोरोना के कुल केसेस 18 लाख के पार पहुंच गए हैं। अब तक 38,135 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11,86,000 से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। लेकिन चिंता क्या है? चिंता यह है कि अब रफ्तार के मामले में एक दिन में कोरोना के नए केसेस के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर आ गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान हमारे देश में कोरोना के 52,972 नए मरीज सामने आए, जबकि 771 मरीजों की मौत हुई। अब तक अमेरिका इस मामले में नंबर 1 था, लेकिन आज अमेरिका में 47,000 मरीज सामने आए और हमारे यहां करीब 53,000।